हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी बहुत ही रोचक, रहस्यमय और दिलचस्प कहानी है। आप कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। एक 21 साल का लड़का जिसने एक 60 साल की बुजुर्ग महिला से शादी की थी, रोज रात को उनके कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। एक महिला जिनके घर पर वो किराए पर रह रहे थे, एक रात उसने कमरे में झांकने की कोशिश की और जो कुछ उसने देखा, जो वो लड़का अपनी पत्नी के साथ हरकतें कर रहा था, वाकई में जब आप सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएंगे। आप भी इस कहानी पर यकीन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि बहुत ही दिलचस्प कहानी है, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन कहानी की शुरुआत करने से पहले बस आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और हाइप जरूर कर दीजिएगा। और आप हमारी वीडियोस कहाँ से देखते हैं, कमेंट करके अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर बताइएगा, ताकि आने वाली वीडियोस में आप सभी दर्शकों का नाम ले सकूं, आप सभी को धन्यवाद दे सकूं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज एक रोहिणी नाम की महिला की कहानी है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, जिसके 2 भाई और माता पिता थे। रोहिणी की पढ़ाई पूरा होते ही उसके घर वालों ने एक बहुत अच्छा रिश्ता आया तो उसकी शादी इससे करवा दी गई और उसके माता पिता ने बिना सोचे उस लड़के से इसकी शादी तय कर दी गई थी। रोहिणी की शादी एक अमीर परिवार के लड़के से हुई थी। लड़का देखने में काफी खूबसूरत था और उसका कोई परिवार भी नहीं था। वो लड़का अकेला रहा करता था और उसका बहुत बड़ा घर था। बिजनेस भी उसका बहुत अच्छा था और यही सब बातें देखते हुए रोहिणी के पिता ने उसकी शादी उससे करवा दी थी। रोहिणी के पति का नाम आयुष था। आयुष उसे बहुत प्यार भी किया करता था और रोहिणी भी आयुष से प्यार करने लगी थी। शादी को 5 महीने बाद ही आयुष को हार्ट अटैक आया और फिर वो इस दुनिया से चल बसा था। आयुष के जाने के बाद रोहिणी बहुत टूट गई थी। उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ भी ऐसा हो जाएगा। उसने कभी ऐसी घटना के बारे में कल्पना ही नहीं की थी कि जीवन उसको इस मोड़ पर ला करके खड़ा कर देगा। रोहिणी जो थी वो आयुष के साथ काफी ज्यादा खुश थी और नए सपने बुन रही थी और इसी से उनका जीवन खुशमय था। लेकिन अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। आयुष के जाने के बाद से रोहिणी पूरी तरह से टूट गई थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो खुद को संभाले कैसे। लेकिन वो क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपने पति के साथ खुश थी और अब तक उसे कोई औलाद भी नहीं हुई थी और इससे पहले ही आयुष उसे इस दुनिया को छोड़ करके चला गया था। आयुष के जाने के बाद उसके माता पिता के रोहिणी का कहना था कि वो उसके मायके लेकर के जाएंगे। रोहिणी के घर में 2 भाभियां भी थी। आजकल के जमाने में रोहिणी ये बात अच्छी तरह से समझ पाती थी कि उसकी भाभियां नहीं चाहेंगी और रोहिणी भी नहीं चाहती थी कि वो विधवा बनकर अपने घर लौटे और फिर उसके भाई और भाभियां उसे बुरा समझे। और इसी तरह से भरी जवानी में रोहिणी विधवा हो गई थी। लोगों ने रोहिणी से कहा है कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन वो दूसरी शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हुई। रोहिणी जो थी वो पहले पति के साथ ही जो थी, वो उसके घर में कोई नहीं था। घर बहुत बड़ा था। रोहिणी के साथ उस घर में इज्जत मान सम्मान सब कुछ मिला हुआ था और रोहिणी ये सोचती थी कि कहीं और जाकर उसकी जिंदगी सुधरने के बजाय कहीं बिगड़ ना जाए और इसीलिए वो दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी और ना ही वो अपने मायके वापस लौटना चाहती थी। रोहिणी का मानना था कि उसे अपने पति के ही घर में रहना चाहिए। घर बहुत बड़ा था, इसीलिए उस घर में उसे बहुत डर लगता था। रात को जब कुत्ते भौंकते थे तो उसका दिल बैठ जाया करता था। रोहिणी को ऐसा लगता था जैसे कि उसका दिल बैठ रहा है। पहले तो रोहिणी डरपोक नहीं थी, लेकिन जिस दिन से उसके पति की मृत्यु हुई थी उसी दिन से उसे डर लगना शुरू हो गया था। हर छोटी छोटी चीजों से उसे डर लगा करता था। रोहिणी जी तो वो रात को अक्सर जागती रही थी। रात भी रोहिणी की डर के ही साथ गुजरती थी। ना जाने अब उसकी ये डर जिंदगी से कब जाने वाला था और यही सोचते सोचते वो सारी रात जागती रह जाती थी और दिन भी ऐसे ही गुजर जाया करता था। रोहिणी के पति का कारोबार बहुत अच्छा था और इसीलिए उसे कमाने की भी कोई जरूरत नहीं थी। उसके पास काफी सारा पैसा था जो रोहिणी के लिए बहुत था। रोहिणी काफी समझदार और पढ़ी लिखी लड़की थी। वो सोचती थी कि बच्चों को ही वो ट्यूशन क्यों ना पढ़ा दिया करे। लेकिन तभी रोहिणी के दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना वो अपनी नीचे वाले पोर्शन को किराए पर दे दे और इस तरह से उसके घर में कोई सहारा भी उसके लिए आ जाएगा और उसका सारा दिन भी उसी में गुजर जाया करेगा और रोहिणी को रात को इससे डर भी नहीं लगेगा। रोहिणी ने सोचा कि उसे नीचे वाले पोर्शन को किराए पर दे देना चाहिए, लेकिन रोहिणी घर किसी शरीफ फैमिली को देना चाहती थी। अकेले इंसान को वो घर किराए पर नहीं देना चाहती थी क्योंकि रोहिणी अकेली और जवान महिला थी। आस पड़ोस के लोगों से उसका ज्यादा कोई तालमेल भी नहीं था, बातचीत भी नहीं था। लेकिन जब बात घर किराए पर देने की आई तो जाहिर सी बात है उसे किसी न किसी से तो कहना ही था और इसी की वजह से वो रोहिणी जो थी वो आस पड़ोस में जाकर के सभी से ये बात कह दी थी कि उसे एक किराएदार की जरूरत है, लेकिन उसकी शर्त यही रहेगी कि वो उसे एक शरीफ फैमिली की जरूरत है।
रोहिणी अकेले इंसान को अपना घर किराए पर नहीं दे सकती थी और इस तरह से उसके घर में रहने के लिए कोई सहारा भी मिल जाएगा और थोड़े बहुत पैसे भी उसके घर आ जाते। रोहिणी इतना ही कहने की देर थी कि 2 ही दिन के बाद उसके दरवाजे पर दस्तक हुई थी। सुबह का टाइम था और दरवाजे की बेल बजी थी। रोहिणी ने जब दरवाजा खोला तो ये देख करके हैरान रह गई कि बाहर एक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़का खड़ा था। रोहिणी ने उन दोनों को ड्राइंग रूम में बैठाया और उनसे पूछा, रोहिणी ने, कि मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं, आप लोग कौन है? वो उनसे उनके बारे में पूछने लगती है कि आप कहाँ से आए हो और कौन हो। तभी जो लड़का होता है वो कहने लगता है कि आप किराए पर मकान देना चाहती है, तो हम इसी सिलसिले में आपके पास आए हुए हैं। हमने सुना था कि आप किराए के लिए फैमिली की तलाश कर रही है। हम दोनों इस घर में रहना चाहते हैं, हम दोनों के अलावा इस घर में और कोई नहीं रहेगा। रोहिणी ने कह दिया कि बिल्कुल ही सही बात है कि मैं एक शरीफ फैमिली की ही तलाश कर रही हूँ। मैं अपना नीचे वाला पोर्शन जो है वो किराए पर देना चाहती थी। रोहिणी ने कहा कि क्या आप दोनों माँ बेटे हैं और इस घर में इस रहने के लिए आप 2 माँ बेटे आए हैं? तभी वो बूढ़ी औरत बोल पड़ी, कहने लगी कि मैं इनकी माँ नहीं बल्कि मैं इनकी पत्नी हूँ। ये सुनकर तो रोहिणी हैरान रह गई थी। ना जाने इस लड़के ने इस औरत में क्या देखा था, क्योंकि वो लड़का देखने में काफी हैंडसम नौजवान और काफी कम उम्र का था और लड़के का नाम सुरेश होता है और बूढ़ी औरत जो थी उसका नाम रजनी होता है। रजनी की उम्र 60 साल हो चली थी। 60 साल की इतनी उम्र दराज औरत की शादी करना, वो भी एक जवान लड़के के साथ, तो ये उसे बहुत ज्यादा हैरत अंगेज लग रहा था। रोहिणी ने कहा कि सॉरी अगर मेरी बातों से आपको बुरा लगा हो, तो मैं पहचान नहीं पाई। रोहिणी को नहीं पता था। रोहिणी कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि आप दोनों पति पत्नी हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, सभी लोग हमें देख करके हैरान ही हो जाते हैं, तो अगर आप भी हैरान हो गई तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करें, हम लोगों की जोड़ी ही ऐसी है कि लोग जो है वो हमें देख करके हैरान हो ही जाते हैं। कोई भी देखकर ये नहीं समझ सकता है कि हम दोनों पति पत्नी हैं, और फिर आपको भी अगर यही गलतफहमी हो गई तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तभी वो जवान लड़का सुरेश कहने लगा कि मैडम, आप हमें अपना मकान जो है वो किराए पर क्या देंगे, क्योंकि हमें भी रहने का एक ठिकाना चाहिए और आपको भी किराएदार की जरूरत है ही। तो रोहिणी ने कहा कि बिल्कुल, मैं आपको इस घर में रहने की बिल्कुल इजाजत देती हूँ। ये रही कमरे की चाबी और आप जाकर के अपना सामान लेकर के आइए। और तभी सुरेश रजनी की तरफ मुस्कुरा करके देखने लगा और फिर सुरेश कहने लगा कि किराया हम आपकी मुंह मांगी रकम में दे देंगे। ये सुनकर रोहिणी और भी ज्यादा खुश हो गई थी। आखिरकार जैसा वो किराएदार ढूंढना चाहती थी वैसा उसे किराएदार मिल ही गया था। रोहिणी ने उनको चाबी दी और कहा कि आप जाकर के अपना सामान लेकर आइए। थोड़ी देर के बाद वो अपना सामान लेकर के उसके घर में आ भी गई थी और उन्होंने अपना सारा सामान भी सेट कर लिया था। ऐसे ही सारा दिन गुजर गया और शाम का वक्त आ गया था। शाम के समय में रोहिणी सोच रही थी कि ना जाने सुरेश ने रजनी के अंदर ऐसा क्या देखा था जो उसने उससे शादी की थी। क्या पता उसकी क्या मजबूरी रही होगी रजनी से शादी करने की। या तो शादी लव मैरिज थी या फिर अरे मैरिज थी। हो सकता है कि सुरेश के घर वालों ने रजनी की शादी जो है वो जबरदस्ती सुरेश से करवा दी हो, या फिर सुरेश ने ही जबरदस्ती शादी कर ली। खैर, रोहिणी ने इन बातों को इग्नोर किया और खाना बनाने के लिए किचन में चले गई। खाना बनाते समय उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे हमेशा कहा करती थी कि अगर आस पड़ोस में कोई नया रहने आए तो उसे एक समय का खाना जरूर देना, क्योंकि ऐसा करने से हमें खुशी मिलती है। और ना जाने वो उन लोगों को खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा। अगर खाना मिलता भी होगा फिर भी क्या पता वो किसी परेशानी में हो, वो नया नया आए हो, तो ऐसे में उनके लिए ये कर देना बहुत जरूरी होता है। और यही सब बातें सोचते हुए रोहिणी जो है वो सुरेश और रजनी के लिए भी खाना बनाने लगती है। वैसे तो रोहिणी अकेली थी, इसीलिए वो अपने लिए अकेले के खाना बनाया करती थी, लेकिन आज उसे 3 लोगों का खाना बनाते समय बहुत खुशी हो रही थी। रोहिणी ने सोचा कि मैं भी आज अपने नए किराएदार के लिए खाना बना करके ले जाती हूँ। रात हो गई थी तो उसने खाना पैक भी कर लिया था। जैसे ही वो नीचे गई और जाते ही उसने जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी तो किसी ने अंदर से दरवाजा ही नहीं खोला। रोहिणी ने जो थी वो बहुत देर तक दरवाजे पर खड़ी होकर दरवाजा बजाती रही, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ये लोग सो गए होंगे थकान की वजह से, और इसीलिए वो वापस जाने के लिए मुड़ गई थी कि तभी अचानक से दरवाजा खुला और सुरेश दरवाजे पर खड़ा हुआ था। सुरेश ने कहा कि अरे रोहिणी जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? उसने उसके हाथ में खाना देखा रोहिणी के हाथ में तो वो समझ गया। वो बोला कि रोहिणी जी, आपको खाना लाने की क्या जरूरत थी? रजनी जो है वो किचन में खाना ही बना रही थी। तभी रोहिणी ने कहा कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज बनता है, आप मेरे लिए आज मेहमान है और इसीलिए मैं आपके लिए खाना बनाकर लाई हूँ। कल से तो वैसे भी हमें एक ही घर के छत के नीचे रहना, एक परिवार की ही तरह ही रहना है। रोहिणी ने सुरेश से कहा कि रजनी जी कहाँ है? ये कहते हुए वो किचन की तरफ ही जा रही थी कि तभी अचानक से उसके सामने सुरेश आकर खड़ा हो जाता है। कहने लगा कि रजनी के तो सर में आज बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो वो अपने कमरे में लेट गई है, सो चुकी है। रोहिणी ने कहा कि अभी तो आपने कहा कि वो किचन में खाना बना रही है, तो वो कहने लगा कि नहीं, खाना बनाते समय उसके सिर में दर्द होने लगा तो वो जा करके सो गई है, और अगर उसे नींद आ गई है, अगर मैं उसे आधी नींद में उठा दूंगा तो उसके सिर में दर्द होने लगेगा।
आपको तो पता ही है कि उसकी उम्र बहुत हो चली है, कितनी हो चली है, तो इसीलिए उसकी बीमारियों ने उसे घेर लिया है। अगर मैंने उसे आधी नींद से उठा दिया तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाएगी। ये सुनकर रोहिणी ने उसे कुछ नहीं कहा और बस वो चुपचाप वो अपने पोर्शन में आ जाती है। ऊपर आते ही रोहिणी ने खाना खाया और खाना खाने के बाद वो लेट गई और फिर सोचने लगी कि सुरेश ने किस तरह से बात को पलट दिया था। पहले तो वो उसे कह रहा था कि रजनी जी खाना बना रही हैं, लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही उसने किचन में जाने की कोशिश की तभी उसने बात को इतनी अच्छी तरीके से पलट दिया कि वो सो रही है। ना जाने वो उसे ऐसा क्यों कर रहा था और ऐसा क्या क्या कहना चाहता था। रोहिणी ने फिर सोचा कि खैर छोड़ो, मुझे इससे क्या लेना देना है। रोहिणी इस बात को इग्नोर कर देती है। रोहिणी ने सोच लिया था कि रजनी को वो अपनी बड़ी बहन बना लेगी और फिर वो दोनों मिलकर के इस घर में आराम से रह करके बातचीत किया करेंगे। वैसे भी वो भी अकेली थी और रजनी जो थी वो भी अकेली थी, तो दोनों जो थे वो अकेले ही थे। ऐसे में वो दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे और फिर एक दूसरे के साथ अपना मन भी हल्का कर लिया करेंगे। और धीरे धीरे वो रजनी की जिंदगी के बारे में भी सब कुछ पता कर लेगी कि आखिर उसने सुरेश से शादी क्यों की थी। रोहिणी सोच रही थी कि रजनी मेरे पास थैंक बोलने के लिए तो जरूर आएगी, क्योंकि मैं उनको खाना लेके ले गई थी और इसीलिए उनका फर्ज भी बनता है कि वो मुझे थैंक यू कहने जरूर आएंगे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि किसी से अगर कुछ तोहफा ले लेते हैं तो बिना उनको थैंक यू बोले रहा नहीं जाता। तो जाहिर सी बात है रजनी जी भी ऐसी होंगी, क्योंकि आज मैंने उनके लिए इतना कुछ किया। लेकिन रोहिणी का अंदाजा बिल्कुल गलत निकला था। रात का काफी समय हो गया था और अब तक रजनी उसके पास थैंक यू कहने के लिए नहीं आई थी। रोहिणी ने सोचना कि कोई बात नहीं, जब मैं सुबह उनसे मिलूंगी तो शायद तब वो मुझे थैंक यू बोलेंगी। मुझे रोहिणी को थैंक यू की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वो रजनी से बस बात करना चाहती थी। आज रात उसकी बहुत सुकून से गुजरने वाली थी, क्योंकि घर में किराएदार आ चुके थे और अब उसे किसी भी चीज का डर नहीं लग रहा था। घर में कोई सहारा तो मिल गया था और ये बात उसे बेफिक्र कर रही थी। कुत्तों की आवाज से भी आज उसे डर नहीं लग रहा था। जब रोहिणी का पति जिंदा था तब उसे वो आवाजें भी नहीं सुनाई देती थी। शायद तब उसे डर भी नहीं लगता था, क्योंकि उस वक्त उसे उसके पति का सहारा उस पर साया था। रोहिणी का पति आयुष जो था वो उसे काफी प्यार करता था और वो हर रात उसे याद करके रोया करती थी और यही सोचते सोचते उसे नींद भी आ जाती थी, क्योंकि वो भी अपने पति से काफी ज्यादा अटैच हो गई थी और उसे भी अपने पति से इतना ही प्यार हो गया था जितना कि उसका पति उसे किया करता था। रोहिणी ये सोचते सोचते ही सो गई थी कि अचानक ही आधी रात में उसकी आंख खुल गई थी। ना जाने उसकी आंख इतनी रात को अचानक क्यों खुली थी, उसे इस बात से बहुत डर लग रहा था। रात को न जाने क्यों किसकी उसे बहुत जोर से आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई लेडी बहुत जोर जोर से रो रही थी और वो काफी तकलीफ में है, उसे किसी की मदद की जरूरत है। उसे इस बात से बहुत डर लग रहा था और डर की वजह से उसका पूरा शरीर भी कांपने लगा था। रोहिणी अपने बिस्तर पर लेट गई थी और फिर अपने दोनों कानों पर उसने हाथ रख दिए ताकि वो आवाज उसे सुनाई ही ना दे, लेकिन आवाज आनी बंद ही नहीं हो रही थी। रोहिणी बहुत परेशान हो गई थी कि आखिर वो करे तो क्या करे। ऐसे ही करते करते अब सुबह हो गई थी, लेकिन आवाज अभी भी बंद नहीं हुई थी। सुबह के 6 बजे वो आवाज जाकर के बंद हुई और तब जाकर के रोहिणी को सुकून मिला था। कुछ देर के बाद उसे इतनी गहरी नींद आ गई कि उसे कुछ पता ही नहीं चला कि कब सुबह के 10 बज गए थे। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने टाइम देखा, सुबह के 10 बज रहे थे और तभी अचानक से वो घबरा करके उठी और फिर सीधे वो चाय बनाने गई और फिर हाथ मुंह धो करके अपने लिए चाय लेकर के वो गैलरी में चली गई। गैलरी में से उसने देखा कि सुरेश गली में खड़े होकर किसी से फोन पर बातें कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कहीं जा रहा था। फोन पर बात करते करते उसकी निगाह जो है वो रोहिणी की तरफ पड़ी थी। उसने जब रोहिणी को देखा तो वो उसे देख करके मुस्कुरा देता है और फिर उसके बाद सुरेश वहां से चला जाता है। शायद वो उस समय ऑफिस जा रहा था। उसका हुलिया तो यही बता रहा था कि वो किसी काम पर जा रहा था। रोहिणी ने सोचा कि रजनी से बात करने का मेरे पास ये अच्छा मौका है, क्योंकि जब से वो घर पर आई थी तब से उसकी एक बार भी मुलाकात उसे ढंग से नहीं हो पाई थी, ना बातचीत हो पाएगी थी। तो वो उसे बैठ करके बातचीत करना चाहती थी, लेकिन रजनी उससे मिलना ही नहीं चाह रही थी। रोहिणी ने सोचा कि जल्दी से फ्री हो जाती हूँ और फिर जाकर के रजनी के पास बैठ जाती हूँ। जल्दी जल्दी उसने अपने सारे काम किए और फिर नीचे वाले पोर्शन में चली गई। जब रोहिणी नीचे वाले पोर्शन में जाती है तो वहां पर सुरेश मौजूद नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो काम पर चला ही गया था। रोहिणी ने दरवाजा बजाया तो दरवाजा अंदर से बंद था। उसने बार बार दरवाजा बजाया, लेकिन दरवाजा अंदर से किसी ने खोला ही नहीं। रोहिणी जो थी वो वहीं पर खड़े हुए यही सोच रही थी कि कितनी देर से दरवाजा बजा रही हूँ, लेकिन फिर भी कोई दरवाजा खोल क्यों नहीं रहा है। तब थोड़ी देर के बाद आवाज आई कि रोहिणी जी आप हो क्या। वो आवाज जो थी वो रजनी की थी। रोहिणी ने कहा कि जी रजनी जी मैं हूँ, दरवाजा खोलिए, मैं रोहिणी हूँ। तभी रजनी ने दरवाजा खोला था।
रोहिणी जो थी वो रजनी की तरफ जब देखती है तो रोहिणी रजनी की आंखों में आंसू थे। ये देख करके वो हैरान रह गई थी। उन्होंने उसे अंदर आने को कहा और सोफे पर ले जाकर के बैठा देती है। वो कहने लगी रजनी कि मेरे पति ने मुझे परमिशन नहीं दी है कि मैं किसी को अंदर आने दूं और इसीलिए मैं सोच समझ करके घर का दरवाजा खोलती हूँ। रोहिणी ने कहा कि रजनी जी ये तो आपके लिए बिल्कुल नया मोहल्ला है और यहाँ पर आखिर कौन आएगा। तो वो कहने लगी कि आपको नहीं पता मेरी जिंदगी किस तरह से चल रही है। वो मुझे बहुत परेशान करता है। रोहिणी जो थी वो उसे काफी ज्यादा वो रजनी को परेशान देख पा रही थी। रजनी की आंखों में आंसू थे तो पूछने लगी, तो वो कहने लगी कि जी मैं आपको अपनी कहानी क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ। रोहिणी ने कहा कि आप मुझे अपने बारे में सब कुछ बता सकती हैं। तो वो कहने लगी कि मेरा पति मुझे पसंद नहीं करता है क्योंकि वो कम उम्र का है और इसीलिए वो चाहता है कि उसी टाइप की उसके लड़की मिलने चाहिए थे, इसीलिए वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा उम्र दराज हूँ और उसके हिसाब से मैं सुंदर भी नहीं दिखती हूँ। मुझे रोहिणी को उस पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा था। वो बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। रजनी ने उसे बताया कि उसे ऐसा लगता है कि उसका पति जो है वो किसी और के साथ उसका अफेयर चल रहा है और उसका पति उसे धोखा दे रहा है। वो ना जाने फोन पर किससे बातचीत करता रहता है और अगर मैं उससे इस बारे में पूछती हूँ तो फिर वो मुझे अपशब्द कहने लगता है और कभी कभी वो मुझ पर हाथ भी उठाता है। रोहिणी ने कहा कि रजनी जी आप ठीक तो है ना। तो रजनी कहने लगी कि हाँ, कहने को तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पास दुनिया की हर चीज मौजूद है, रुपया पैसे कपड़े जूते सब कुछ मेरे पास मौजूद है, लेकिन मेरे पास वो खुशी नहीं है जो कि एक औरत को चाहिए होती है। रजनी की बातें सुनकर रोहिणी को और भी ज्यादा दुख होने लगा था। रोहिणी ने कहा कि रजनी जी आप ये बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। वो रोहिणी से कहने लगी कि मेरी मदद तो मेरी सगों ने नहीं किया तो भला आप मेरी मदद कैसे कर सकती हूँ। मेरा पति कभी भी मुझे छोड़ने की धमकी देता रहता है। मेरा अपना इस दुनिया में कोई नहीं है। अब ये बताइए कि मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैं अपने पति को छोड़कर अब कहाँ जाऊंगी और अब कौन मुझे अपनाएगा। बस मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना कर दिया करिए और बस मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तभी जो रोहिणी होती है वो कहती है कि रजनी जी मैं आपकी छोटी बहन की तरह हूँ, आप मुझे हर बात बता सकती है और क्यों नहीं, मैं आपके लिए बेशक प्रार्थना करूंगी कि आप जल्द से जल्द खुश हो जाएं। ये कहकर जब वो मुड़कर जाने लगी रोहिणी, तभी रजनी ने उसे आवाज दी, रोहिणी तुम ये बात किसी को बताना मत और मेरे पति को तो बिल्कुल भी मत बताना। अगर उसको ये बात पता चल गई तो फिर वो मुझ पर जरूर जुल्म करेगा, हाथ उठाने लगेगा और फिर पता नहीं वो मेरे साथ क्या क्या करेगा। तो रोहिणी ने कहा कि बिल्कुल भी आप बेफिक्र रहिए, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। पत्नी कह रही थी कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मैं किसी से ऐसी बातें शेयर करूं और पता नहीं वो बहुत गुस्सैल नेचर का भी है। तभी रोहिणी ने कहा कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, आप जा करके आराम से रहिए और खुश रहिए। अब जैसा कह रही हूँ बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं आपके पति को वैसे भी कुछ नहीं बताऊंगी। और इतना कह करके वो अपने वाले पोर्शन ऊपर चली गई थी। रोहिणी को सुरेश पर बहुत गुस्सा आया था कि आखिर उसने शादी क्यों की थी जब वो अपनी पत्नी को मारना पीटता था। तो जब उसे अपनी पत्नी पसंद ही नहीं थी तो उसे रजनी से शादी क्यों की थी। रोहिणी यही सोच रही थी कि काश सुरेश अपनी पत्नी को कैद में नहीं रखता तो कितना अच्छा होता। तो वो बेचारी इतनी उम्र की हो गई है और ऊपर से उसने उन पर पाबंदियां लगा दी है, जबकि उसका खुद किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। अगर रजनी जी पर उसका पति पाबंदी नहीं लगाता तो रजनी और रोहिणी जो थी वो आपस में छोटी बड़ी बहनें बन जाती और दोनों एक दूसरे के साथ अपने गम भी बांट लिया करती। लेकिन रोहिणी फिर जो थी वो फिर अपने रोज की रूटीन पर ध्यान देने लगती है और फिर रोज सोने के लिए लेट जाती है। आज फिर घबराकर आधी रात को उसकी नींद खुल गई थी और आज फिर यही वजह थी जिसने उसे कल भी नहीं सोने दिया था। रोहिणी को किसी की औरत चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने कान लगाया तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये आवाज बहुत करीब से आ रही थी और फिर वो यही सोच रही थी कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है। उसे इस बारे में अब जानना था। धीरे धीरे वो कमरे से बाहर निकली तो उसे चीखने की आवाज और भी ज्यादा सुनाई देने लगी थी और तब उसे अंदाजा हुआ कि चिल्लाने की आवाज और कहीं से नहीं बल्कि नीचे वाले पोर्शन से आ रही थी और चीखने वाली औरत और कोई बल्कि रजनी जी ही थी। एक लम्हे के लिए तो रोशनी जो थी वो दंग रह गई थी और फिर वो जल्दी से सीढ़ियों से उतरी। उसे रजनी से पहले ही मिली मुलाकात में दिली लगाव हो गया था। रजनी से वो काफी अटैच हो गई थी और अब रोहिणी जो थी वो रजनी को परेशानी में नहीं देख सकती थी और फिर उसने जोर जोर से उसका दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। रोहिणी बहुत देर तक बाहर खड़ी दरवाजा पीटती रही लेकिन किसी ने दरवाजा खोला ही नहीं और ऐसा भी नहीं था कि दरवाजे को पीटने से आवाज का शोर थम गया हो। अब तो उसे रजनी की चीखने की आवाज और भी ज्यादा सुनाई देने लगी थी। दरवाजा पीट पीट करके रोहिणी के हाथ में दर्द शुरू हो गया था। थक हार कर रोहिणी जो थी वो वापस से अपने पोर्शन में चली गई थी। रात के समय में वो किससे मदद मांगती क्योंकि हर कोई तो उस समय अपने घर में सो रहा था।
आज रात तो उसे रजनी की फिक्र में नींद ही नहीं आ रही थी और इसीलिए वो गैलरी में जाकर के बैठ गई थी। टाइम देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे और फिर रोहिणी ने सोच लिया था कि जैसे ही वो अब सुरेश को आज जाते हुए देखेगी तब वो उसे रोक लेगी। सुबह के 7 बज रहे थे तभी दूध वाला दरवाजे पर आया था। जब उसने देखा और जब वो दरवाजा खोलने गई तो देखा कि सुरेश जो था वो घर से निकल रहा था और वो उसे देखते ही हैरान रह गया था। जब वो बाहर निकलने लगा तो रोहिणी ने उसे आवाज दी। रोहिणी ने कहा कि सुरेश सुनो मेरी बात, मुझे तुमसे बात करनी है। जैसे ही सुरेश था वो उसे देखते ही डर सा गया था। वो बिल्कुल उसके सामने सीधा बन करके खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं। सुरेश के चेहरे पर बहुत ज्यादा उदासी फैल गई थी। वो उससे कहने लगा कि आपको रजनी की फिक्र हो रही होगी कि वो रात को क्यों चीखती चिल्लाती है। मुझे भी उसकी बहुत फिक्र होती है, मगर मेरे पास उसका कोई इलाज नहीं है। अगर आपके पास कोई हल हो तो मुझे भी बता दीजिएगा। रोहिणी ने देखा कि सुरेश की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो उसे नजरें बचा करके अपने आंसुओं को साफ कर रहा था। रोहिणी ने सुरेश से कहा कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर उन्हें क्या परेशानी है। तभी रोहिणी जो तभी तभी तो मैं कुछ उसका हल बता पाऊंगी। तब सुरेश ने अपना सिर उठाया और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा कि सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि वो मुझ पर बहुत शक करती। रोहिणी ने उसकी तरफ हैरत से देखा था। वो हंसने लगा और कहने लगा, सुरेश जो था, कि मैंने रजनी से अपनी मर्जी से शादी की है। आप मेरी शक्ल सूरत को गौर से देखिए, मेरी और रजनी में कितना फर्क है। मैं चाहता तो किसी जवान और खूबसूरत लड़की से भी शादी कर सकता था, लेकिन मैंने सबको छोड़ करके रजनी से शादी की और रजनी को चुना क्योंकि वो बेसहारा औरत थी। मैंने उसको सहारा देना चाहा और फिर मैंने उसी के लिए उसे शादी की थी, लेकिन फिर भी वो मुझ पर बेइंतहा शक करती है। उस दिन तो आपने भी रजनी को मेरी माँ समझ लिया था। मुझसे बस यही गलती हो गई थी कि मैंने रजनी को बेसहारा समझ करके उससे शादी कर ली थी। वो मेरे घर पर नौकरानी का काम किया करती थी। ये सब चीजें देखकर मुझे अच्छी नहीं लगती थी और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उसे शादी कर लेता हूँ, उसे अपना नाम दे देता हूँ। मेरे घर वालों को ये बात पसंद नहीं आई थी और उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया था। मैंने रजनी के खातिर अपने परिवार वालों को भी छोड़ दिया। अब आप बताइए कि मैंने राजनी से शादी करके गलत किया या फिर सही किया। मेरे माता पिता ने मुझे अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दिया। रजनी की खातिर मैंने बहुत सारी परेशानियां झेली है। मैं रजनी को हर हाल में खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ यही कहकर लड़ती रहती है कि मेरा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और मैं चोरी छुपे उससे फोन पर बात भी करता हूँ। 2 साल पहले ही मेरे माता पिता ने मेरा रिश्ता एक बहुत अमीर परिवार की लड़की से कर दिया था। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और उसके साथ मेरी सगाई भी हो चुकी थी। वो मेरे माता पिता की दोस्त की बेटी थी। मैंने रजनी के खातिर उस रिश्ते को भी साफ इनकार कर दिया था, जबकि मेरे माता पिता का कहना था कि तुम इस औरत के प्यार में पागल हो गए हो। तुम्हें ये भी नजर नहीं आता कि ये औरत तुम्हारी माँ की उम्र की है, लेकिन तुम इस नौकरानी के खातिर अपने परिवार को छोड़ना चाहते हो और ये अपनी मंगनी भी इसी की वजह से तोड़ रहे हो। बार बार मेरे माता पिता जो थे वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं कितना गलत काम कर रहा हूँ और फिर अपनी मंगनी वो मुझसे कह रहे थे कि मत तोड़ो, लेकिन तभी वो कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर हम तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल करेंगे। अगर तुमने इस नौकरानी से शादी कर दी तो इस घर से भी चले जाना। उसने अपने माता पिता की कोई बात नहीं मानी और फिर रजनी की खातिर उसने मंगनी भी तोड़ दिया और अपना घर छोड़कर अपना सामान पैक करके वो दर बदर की ठोकरी खा रहा था। मैंने अपनी पत्नी के साथ वफा निभाई और इतनी कम उम्र में भी मैंने रजनी का हमेशा साथ दिया, मगर अपनी पत्नी का ऐसा रवैया देखकर मुझे अकेलेपन का एहसास होता है। मैं सोचता है कि मैंने रजनी को सहारा देने के लिए अपना सहारा खो दिया, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। शादी की पहली रात से रजनी मुझ पर शक करती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे मैं जिस लड़की से मेरी सगाई हुई थी आज भी मैं उस लड़की से बात करता हूँ और फिर मुझसे कहने लगी कि तुम मेरे कभी भी नहीं हो सकते क्योंकि तुमने मुझसे मजबूरी में शादी की है। तुम तो आज भी उस लड़की की खूबसूरती में खोए हुए, उसके पीछे पड़े हुए जिससे तुम्हारी सगाई हुई थी। अब वो हर रात वो मुझ पर शक करती है और फिर मुझसे लड़ाई करती है और बेवजह ही चीखती चिल्लाती रहती है और उसकी वजह से कई मकान मालिकों ने हमें किराए के घर से बाहर भी निकाल दिया था, क्योंकि लोग जो है वो मुझ पर ही शक करते हैं कि शायद मैं अपनी पत्नी की मारता पीटता हूँ और इसीलिए वो इतनी चीखती चिल्लाती है और हर 2-3 महीने में मुझे नया घर भी बदलना पड़ता है। मगर मुझे कहीं भी सुकून नहीं मिलता। रजनी की लड़ाइयां मुझे जीने ही नहीं देती। अब ये मेरा 5वां घर है। तभी रोशनी ने कहा कि यहाँ पर आकर और इसके सामने भी उसने हाथ जोड़ दिए और फिर वो मेरी पत्नी कहने लगी, तुम्हें भगवान का वास्ता है, तुम मुझे नहीं छोड़कर जाना, तुम मुझे बस जीने दो। लेकिन वो यहाँ पर भी आकर के अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये रजनी जो है वो दिमागी तौर पर बीमार हो चुकी है।
उम्र के साथ साथ इसका दिमाग भी जो है वो खत्म हो गया है, बूढ़ा होने लगा है और मैं इसका इलाज भी करवा रहा हूँ। रजनी कभी कभी लोगों पर हमला भी कर देती है और इसीलिए मैं उसे अपने कमरे से बाहर नहीं निकलने देता, इस कम घर से भी बाहर नहीं निकलने देता है और फिर इसे कह के भी दे जाता हूँ कि तुम किसी के घर भी आना जाना मत। ये सारी बातें सुन करके रोहिणी को होश उड़ कर रह गए थे। उसे समझ ही नहीं आ रहे थे कि वो क्या कहे। सुरेश की बातें सुन करके रोहिणी को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो सच कह रहा था। रोहिणी के जो थे वो होश उड़े हुए थे। सुरेश की बातें सुनकर रोहिणी को ऐसा लग रहा था कि वो सच कर रहा था। तभी रोहिणी जो है वो सुरेश से कहने लगी कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो सुरेश जो होता है वो कहता है कि हाँ हाँ कहिए ना, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो रोहिणी ने उसे कहा कि आप रजनी जी को घर में कैद करके मत रखिए, उन पर पाबंदियां मत लगाइए, वरना वो और भी ज्यादा बीमार फील करेंगी। रोहिणी ने कहा कि आप उन्हें आजाद कर दीजिए, उन्हें खुश रहने दीजिए। मैं उनसे एक बार बात करने की कोशिश करती हूँ, हो सकता है कि उनके हालात में कुछ सुधार आ जाए। ये बात सुनकर के सुरेश परेशान हो गया। वो कहने लगा कि आप ये सब इसीलिए कह रही हैं क्योंकि अभी तक आपने उसका असली चेहरा नहीं देखा है। जब भी उसे गुस्सा आता है तो वो इस कदर खूंखार हो जाती है कि मेरे लिए उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं ऑफिस में होता हूँ और अगर पीछे से उसने आप पर हमला कर दिया तो फिर उसका कसूरवार कौन होगा। हो सकता है कि वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचा दे और इसीलिए मुझे आपसे इस बात के लिए माफी मांगनी पड़ी है। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। रोहिणी ने कहा कि अगर रजनी जी ने मुझे नुकसान भी पहुंचाया तो फिर मैं आपको कसूरवार नहीं ठहराऊंगी, मैं खुद को कसूरवार ठहराऊंगी। बस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप उसे कैद करके मत रखिए। सुरेश रोहिणी की तरफ गौर से देख रहा था और फिर उसने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और रोहिणी को थमाकर कहने लगा कि ये रही दरवाजे की चाबी, आप होशियार रहिएगा। जैसे ही आपको ये महसूस हो कि रजनी को गुस्सा आ रहा हो तो आप फौरन ही कमरे से बाहर निकल जाइए। रोहिणी ने अपना हाँ में सिर हिला दिया और फिर सुरेश वहां से चला गया था। रोहिणी ये सोच सोच करके परेशान हो रही थी कि आखिर सच क्या हो सकता है। दोनों ने ही उसे अलग अलग कहानी सुनाई थी। रोहिणी अपने पोर्शन में आ गई और जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने के बाद जैसे ही वो फ्री हुई तो फिर वो चाबी लेकर के नीचे रजनी वाले पोर्शन में चली गई। ताला खोल करके जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि रजनी सोफे पर बैठे हुए नजर आ रही थी। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी और रो रही थी। वो अपने आंसुओं को पोंछे जा रही थी। रोहिणी ने दरवाजा अपने हाथ से बजाया तो उन्हें इस बात की आवाज भी सुनाई नहीं दी। जब वो उसके करीब गई और आवाज लगाया तो वो घबरा करके उछल गई और फिर अचानक से खड़ी हो गई। उसको देख करके मानो रजनी के होश उड़ गए थे। उसे समझ ही नहीं आ रहे थे कि वो ऐसा क्यों, वो कैसे आ गए। फिर वो रोहिणी हंसने लगी उनको देख करके और फिर उनसे हैरत से कहने लगी कि आप, रजनी पूछने लगी कि आप यहाँ कैसे। तो रोहिणी कहने लगी कि आप भी अकेली थी, मैं भी अकेली थी, तो इसीलिए मैं आपके पास बातें करने के लिए आ गई। रजनी उसे देख करके रोने लगती है और फिर उसके गले लग जाती है और रोते हुए उसे कहने लगती है कि मुझे रोने के लिए किसी कंधे की तलाश थी जिस पर मैं सर रख करके रो सकती। रोहिणी ने कहा कि रजनी आपको रोने की कोई जरूरत नहीं, आपकी छोटी बहन हमेशा आपके पास रहेगी। तभी जो रोहिणी थी वो कहने लगी कि मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात पूछने के लिए आई हूँ। मुझे ये बताइए कि आप रात के वक्त चीखती चिल्लाती क्यों है। रोहिणी ने सुरेश की बातों पर भरोसा कर लिया था और बस एक बार वो रजनी के मुंह से सारी बातें सुनना चाहती थी। उसे तो ऐसा भी नहीं लग रहा था कि जैसे सुरेश उसे कुछ झूठ बोल रहा था या फिर कहीं उसे बेवकूफ नहीं बना रहा। उसकी कहानी पर वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी। तभी रजनी घबरा गई और कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नहीं चीखती हूँ। भला मुझे क्या जरूरत है कि मैं रात को चीखूं। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, मेरा पति भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तभी जो रोहिणी होती है वो रजनी की बातें सुनकर हैरान रह जाती है। वो बिल्कुल ही उल्टी बातें कर रही थी। कल वो उससे कुछ और कह रही थी और आज वो उससे कुछ और कह रही थी। फिर वो रजनी जी थी वो रोहिणी से कहने लगी कि मुझे आपका घर देखना है। मैं देखना चाहती हूँ कि आपने अपने घर को कैसे सजावट की है, अपने अपने पोर्शन को कैसे रखा हुआ है। और उसी तरह से मैं भी अपने घर को सजाना चाहती हूँ ताकि जब मेरा पति घर आए तो उसे भी घर देख करके अच्छा लगे। कैसे आपने अपनी सजावट की है मुझे सब कुछ देखना है। तभी ने रोहिणी ने सिर हिला दिया और कहा कि ठीक है दीदी, आप मेरे साथ मेरे घर में चलिए, मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। रोहिणी रजनी को अपने साथ अपने वाले पोर्शन में ले गई थी, मगर अभी तक रजनी के बदले हुए व्यवहार के बारे में वो सोच रही थी और फिर वो ऊपर चली गई। रजनी ने उसके सामने अपना हाथ आगे करते हुए कुछ कहने की कोशिश की। रजनी उससे कहने लगी कि वाकई में आपने अपने घर को बहुत खूबसूरती से सजाया और आपका घर भी बहुत खूबसूरत देखने में लग रहा है और आप अकेले रह करके इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती है। तभी जो रोहिणी होती है वो कहती है कि क्या करूं, अकेली बैठी रहती हूँ तो बस दिन भर ऐसे घर के कुछ डिजाइन वगैरह चेंज करती रहती हूँ और उनमें कुछ चेंजेस करते रहती हूँ। और तभी रजनी ने उसके सामने अपना हाथ आगे किया और तभी उस हाथ पर जले हुए निशान थे। रोहिणी उनकी हाथ को देखकर अचानक से डर गई। उसने कहा कि ये क्या हुआ। तो रजनी कहने लगी कि वो जो मैंने आपसे कल बात की थी ना, पता नहीं कैसे वो सारी बातें मेरे पति ने सुनी थी। शायद उन्होंने कमरे में कुछ ऐसी चीज लगा रखी थी जिससे कि सारी बातें रिकॉर्ड की जा सकती थी।
तो इसीलिए वो मुझ पर बहुत कड़ी निगाह रखते हैं और शायद इसीलिए उन्हें कुछ पता चल गया। तभी रजनी ने कहा कि मैंने तुमसे कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा जवान पति मुझे रोज मारता है और इसीलिए मैं रात को रोज इतनी जोर जोर से चीखती हूँ। मेरा चिल्लाना बेवजह नहीं है। मैं अगर तुम्हें कुछ बताती उस कमरे में तो फिर कुछ पता चल जाएगा। तुम अगर मुझे अपनी आंखों से देख लोगे तो तुम्हारे होश उड़कर रह जाएंगे। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता है तो तुम मेरे कमरे में एक बार कैमरा लगवा कर देख लो कि मेरा पति रात को मेरे साथ क्या करता है। मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुम वो रिकॉर्डिंग ले जाकर के पुलिस स्टेशन में ले जाओगी, दिखाओगी, तो फिर मेरे मुजरिम पति को सजा मिल जाएगी और मैं इस चीज से आजाद हो जाऊंगी। तभी रोहिणी ने कहा कि ठीक है, फिर मैं कुछ करती हूँ। रोहिणी ने उससे कहा कि ठीक है, मैं आपके लिए जरूर कैमरा लगाऊंगी। रोहिणी कहने लगती है कि सच कहूँ तो तुम दोनों पति पत्नी की बातों में मैं उलझ करके रह गई हूँ। तुम्हारी पति जो है वो कुछ और कहता है और पत्नी कुछ और ही कह रही थी। इन दोनों की बातों ने रोहिणी को काफी ज्यादा परेशान कर दिया था। रोहिणी जो थी वो जिसकी भी बात सुनती थी उसे तो उसी की बात पर यकीन आ जाता है और इसीलिए वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि इनमें से झूठ और सच कौन बोल रहा था। दोनों ही मासूम लगते थे और सच तक में पहुंचने के लिए बस एक ही हल था कि वो हल था नीचे वाले पोर्शन में वो कैमरे लगवा दे। रोहिणी कैमरे के लिए किसी से कह देती है। खैर, अब रात होने वाली थी। अभी भी उसे रात को आज वही आवाजें सुनाई दे रही थी और जब सुबह उसे सूरज से फिर से सामना हुआ तो उसे कहने लगा कि मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब होती जा रही है। जबकि दिन के वक्त रजनी भी उसके सामने रोती रहती थी और कहती थी कि पति उसका उस पर जुल्म कर रहा है, उसका पति उस पर जुल्म बढ़ाता ही जा रहा है। रोहिणी जो थी वो उन दोनों की बातों समझ पे नहीं पा रही थी। रोहिणी रजनी का दिल लगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश किया करती थी, उनसे बातें करती थी, हंसाती थी और अपने घर के बारे में चप्पे चप्पे के बारे में इंफॉर्मेशन भी दे रही थी। रोहिणी उनको बहुत ख्याल रखती थी, अपने हाथों से उनको चाय बनाकर भी पिलाया करती थी। आखिर वो बुजुर्ग थी, उम्र दराज थी और वो उनसे अपने पोर्शन की सफाई भी नहीं होती थी, तो रोहिणी खुद जा करके उनके घर की सफाई करके आ जाया करती थी। रोहिणी उनके साथ ऐसा इसीलिए करती थी ताकि उनका दिल बहल जाए और फिर उनका ध्यान अपने पति की तरफ से हटे और वो खुश रहे। रोहिणी जो थी वो दोनों पति पत्नी की काफी ज्यादा फिक्र करने लगी थी। रोहिणी चाहती थी कि अगर सुरेश मुजरिम है तो उसे जल्द से जल्द सजा मिल जानी चाहिए और अगर रजनी जी बीमार है तो फिर उनका इलाज होना चाहिए। कैमरा आने में अभी थोड़ा सा समय बाकी रह गया था। आज शाम जब रोहिणी ने खाना बनाया तो उसने सोचा कि आज भी वो रजनी को खाना दे करके आती है। वैसे तो वो ज्यादा रात के समय में नीचे वाले पोर्शन में जाती नहीं थी, लेकिन आज उसे खाना देना था तो इसीलिए वो रात के वक्त आज नीचे चली गई थी। रोहिणी सीढ़ी से नीचे उतर ही रही थी, उतनी ही देर में उसे कानों में रजनी की आवाज सुनाई दी थी। वो कह रही थी कि आज सारी तैयारी जो है वो कर लेना ठीक से, आज सारी तैयारी के साथ आना, तुम उसकी फिक्र मत करो, वो बिल्कुल कमजोर है और उसे काबू में करना बिल्कुल आसान है। ये बातें सुनकर रोहिणी वापस उल्टे पैर चली गई थी। अब रोहिणी के सामने रजनी का एक नया चेहरा सामने आ गया था। उसके दिमाग में ना जाने कैसी कैसी बातें घूम रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे रजनी ही गलत थी। वो रात को अपने घर पर किसी जानने वाले को बुलाती होगी और उसके साथ वो गलत रिश्ते बनाती होगी और फिर जानबूझकर ही खुद चिल्लाती थी ताकि सुरेश को लोग गलत समझे और फिर वो अपनी मनमानी भी ऐसे करती रहेगी। कैमरे आने को अभी भी कुछ समय बाकी था, इसीलिए रोहिणी अपने एक पुरानी दोस्त को फोन करती है जो कि पुलिस की नौकरी करती थी और लेडी कांस्टेबल थी। उसने उसको फोन करके अपने घर के बारे में उसने सारी बातें बता दी थी। रोहिणी ने उससे कहा कि मुझे तुम्हारी और तुम्हारी टीम की बहुत जरूरत है, मेरे घर आकर के सारी सच्चाई का पता लगा लो। रोहिणी की दोस्त भी आने के लिए तैयार हो गई थी। रोहिणी खाना बना करके अपनी दोस्त का इंतजार कर रही थी। फिर अचानक से न जाने क्या हुआ कि उसकी आंख लग गई और वो गहरी नींद में सो गई। जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो अस्पताल के बेड पर थी। वो घबरा करके उठी और बड़ी हैरत से इधर उधर देखने लगी। उसकी दोस्त उसके सामने खड़ी थी। उसकी दोस्त का नाम रीना था। रोहिणी ने रीना से पूछा कि रीना, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? तो वो हंस करके कहने लगी कि रोहिणी, तुम एक बहुत बड़े कारनामे को अंजाम देकर आई हो। बहुत दिनों से लगातार हमें इस चीज की शिकायत मिल रही थी कि एक गैंग है जो लोगों के घर पर किराएदार बन करके रहते हैं और उनके घरों में वो चोरी करने के इरादे से घुसते हैं। जब लोगों को उन पर भरोसा हो जाता है तो फिर वो चोरी करने के बाद उनके घर से फरार हो जाते हैं। कल रात तुम्हारी वजह से हमने उस गैंग को पकड़ने में कामयाबी मिली है। रीना ने उससे कहा। रोहिणी ने पूछा कि वो कैसे? तो रीना ने बताया कि रोहिणी जो तुम्हारे घर पर किराएदार रह रहे थे वो इसी गैंग का हिस्सा थे। वारदात करने का उनका यही तरीका है कि वो बेसहारा औरतों के घर पर किराएदार की तरह रहते हैं और फिर औरतों को चकमा देने के लिए वो एक्टिंग करते हैं। पति अपने पत्नी पर इल्जाम लगाता है और पत्नी अपने पति पर इल्जाम लगाती है और ऐसे ही घर के मालिक उनके झगड़ों में उलझ जाती है और फिर अपने घर के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं। तुम्हारे साथ भी कुछ इसी तरह का कारनामा हुआ था। उन्होंने तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा किया था कि तुमने रजनी को अपने घर की सारी चीजें दिखा दी। तुमने अपने उसे जेवर, अपनी हर कीमती चीज दिखा दी, लेकिन तुमने ये अच्छा किया कि तुमने मुझे फोन कर दिए।
वो तुम्हारे घर का लूटने का इरादा तो पहले ही से बना करके आए थे। ये उनकी बहुत ही सोची समझी प्लानिंग रही थी। तुम्हारे घर की कीमती चीज को लेकर के वो फरार होना चाहते थे। वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज और तुम्हारे जेवर और तुम्हारे कपड़े, कीमती कपड़े तक उन्होंने चुराने का इरादा कर लिया था, लेकिन हम मौके पर पहुंच गए और इस तरह से हम लोगों ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया था और तुम्हारे घर का कोई भी सामान जो है वो लूटने से बच गया था। और फिर हम लोगों ने उन्हें इसी हालत में दबोच लिया और जब हमने तुम्हें तुम्हारे कमरे में बेहोश देखा तो फिर तुम्हें अस्पताल में एडमिट करवा दिया। रीना की बातें सुन करके रोहिणी का दिमाग खराब हो गया था। लोग दूसरों को लूटने के लिए ना जाने किस हद तक की एक्टिंग कर लेते हैं। रोहिणी तो दूसरों के दोनों की एक्टिंग बहुत ही रियल लग रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन दोनों ने उससे झूठ बोला था। ये तो भगवान का शुक्र था कि भगवान ने उसे बचा लिया था। अब तो रोहिणी किराएदार को रखने से भी डरने लगी थी। अब इसी तरह से रोहिणी फिर से अकेली रह गई थी। वैसे भी बुरे लोगों से तो अच्छी तन्हाई होती है। आजकल हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते और इसीलिए अब हमें अकेले ही रहना चाहिए। हमें दूसरे से ज्यादा खुद पर भरोसा होना चाहिए। रोहिणी के नसीब में अकेलापन ही लिखा है और इसीलिए वो अब अपने अकेलेपन के ही साथ खुश है। रोहिणी अब घर में गरीब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। रोहिणी उनसे पैसे भी नहीं लेती। सारा दिन बच्चे उसके साथ घर में रहते हैं और रात को वो अपने अपने घर को वापस लौट जाते हैं और बच्चों के साथ उसका बहुत अच्छा वक्त भी गुजर जाता है और उसे गरीब बच्चों को पढ़ा करके बहुत खुशी भी मिलती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।